हेलो एवरीवन, बियॉन्ड एनी इक्वेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम जो है क्या डिस्कशन कर रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था कि मैंने जो है क्लास 10th के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हम सब डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 3 में हम सेक्शन सी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि बोर्ड में आपको कैसे जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और कैसे क्वेश्चंस को लिखना है। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। इसका पार्ट 4 भी आएगा जिसमें हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसके बारे में जो है और भी जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। देखिए, इस चैनल पर हम जेई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी डिस्कशन में लेंगे फर्दर आगे आने वाले सेशंस में। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इस चैनल के साथ कि इस चैनल में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज देखिए भाई, ये है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस। देखो, इसको करने का तरीका क्या है ना, आप कैसे कर सकते हो ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ये आपके पास एक सर्कल है भाई, है ना, ये सर्कल का सेंटर है। अब बेसिक सी बात है, सेंटर क्या दे रखा है, 2a कॉमा ए माइनस 7, और एक पॉइंट जो है वो इसके ऊपर है 11 कॉमा माइनस 9। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही आपको इस पॉइंट से ये ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी। क्या मैं इसको कह दूं ये सर्कल का रेडियस होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस आपको दे रखा है, तो आप रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस को फाइंड करने का तरीका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता ही है क्या होता है, रूट अवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस पॉइंट को O बना दूं, इसको P बना दूं, तो OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो देखो एक क्या है, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये क्या है, ये आपको दे रखा है 9, है ना। तो आप ये क्या लिख सकते हैं, -9 माइनस a माइनस 7, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा देंगे। ये रेडियस है, और ये रेडियस किसके इक्वल है, ये रेडियस है 5 रूट 2 के। अच्छा, इसको OP लिखना भैया। ठीक है, तो यहां से अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो वो तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस a माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50। तो हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने किया है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको ऐसे लिखो भाई, इस पूरे का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो अब आप स्क्वायर ओपन कर दें। जैसे स्क्वायर ओपन करेंगे तो काम बन जाएगा। 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर, है ना। तो आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख दे सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे कितना बनेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 44a। इसको भी आप लिख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर प्लस a माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक भी गड़बड़ से हो सकता है पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाए। ये बनेगा a माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, देखो 121 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 44a प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अच्छा, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14a। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, अच्छा ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है भी, इसको स्क्वायर को हटाओ यहाँ से, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 2 9 का 18। तो 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू है, और 18 इंटू 7 कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 126 इक्वल्स टू 50।
अब सारे जो भी स्टेप्स है उनको एक साथ देख लो। देखो 4a² प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5a², है ना। आप देखो ए वाली टर्म्स को भी आप जो है ऐड करो। अब इन सारी टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो देखो कितना बन रहा है, माइनस का 44a लिखा हुआ है, माइनस का 14a है, प्लस 18n है। इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस 4a बनेगा, इधर ऐड कर दोगे तो ये माइनस का 40a बन जाएगा। आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे भैया, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। और ये देखो सारे आप जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये बन रहा है आपके पास प्लस का 125 और ये बन जाएगा 50। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया ना। देखो 40a और ये कितना लिखा हुआ है, ये आपके पास है 40a और ये कितना लिखा हुआ है प्लस का 125 और माइनस क्या कर सकते हैं 50, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा 5a² माइनस 40a, ये कितना बन जाएगा प्लस का 75 इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। देखो आप जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 5a², अब 40 बनाना है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 25 है, माइनस का 15 है, ठीक है, प्लस 75 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 5 इंटू 75 करोगे, है ना। तो उसको सॉल्व करके लिखना तो आसानी से आपका ये बन जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 है तो कितना बनेगा a माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 15 कॉमन ले लोगे तो अगेन a माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बनेगा भाई, 5a माइनस का 15, ठीक है, ये बन रहा है एक तो। और क्या लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा आप चाहते तो देखो यहाँ ऊपर से 5 को भी कॉमन लेके कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो दो चीजें बन रही है, एक तो 5a माइनस 15 0 हो, और एक क्या हो सकता है, एक आपके पास ये हो सकता है कि a माइनस 5 0। तो आप देखिए यहाँ से अगर 5a इक्वल्स टू 15 हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी a इक्वल्स टू 5। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों वैल्यूज ऑफ a जो है ना वो सेटिस्फाई करेंगी। जैसे आप यहाँ a रखोगे तो दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि a इक्वल्स टू 3 रखोगे, a इक्वल्स टू 5 रखोगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम एप्लीकेबल है, और 5√2 दोनों से आंसर आ रहा है। यानी आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, a इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है, दैट PTQ इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, कैसे कर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x बना देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें सोल्यूशन में, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं। अब मुझे पता है ट्राइंगल OPQ आइसोसेलेस है। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या मैं ऐसा कह दूं, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP इज इक्वल्स टू एंगल x, यानी ये भी एंगल x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं किसके अंदर, इन ट्राइंगल OPQ, आप क्या लिख सकते हैं, देखो POQ एंगल प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एंगल POQ, एंगल POQ कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल x, है ना। अब ध्यान से मुझे एक चीज बताना, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट, और अगर आप सेंटर से रेडियस टेंजेंट पे ज्वाइन करते हो तो एक एंगल बनाती होती है 90 डिग्री का। यानी आप यहाँ क्या कह सकते हो, वी नो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT, सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको जो एक चीज दिख रही होगी, देखो क्या चीज दिख रही है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है POQT, ठीक है। इसमें दो एंगल तो 90 हो गए ना, तो इसमें भी एंगल सम लगा दो। कैसे लगाओगे, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज बेसिकली इक्वल्स टू 360 डिग्री, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। अब आपको पता है कि यहाँ पर कि जो एंगल OPT है दिस इज इक्वल्स टू एंगल OQT जो कि है 90 डिग्री, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो डायग्राम को देखो, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो मैंने दोनों एंगल्स को 90 लिख दिया।
और देखो एक चीज आपने निकाली हुई है, एंगल पी ओ क्यू, दिख रहा है एंगल पी ओ क्यू कितना है आपके पास, आपको पहले से दिख रहा होगा कि एंगल पी ओ क्यू जो है ये कितना है, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 इसको प्लेस कर दो सारी वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल पी ए क्यू, ये कितना है भाई 360 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, 180 90 90, ये कितना बन रहा है 360 डिग्री, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल पी टी क्यू, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स। और अब ध्यान से देखो, एंगल एक्स हमने किसको अज्यूम किया था, एंगल ओ पी क्यू को अज्यूम किया था, तो इसको प्लेस कर दो। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी या पी डी क्यू हो जाएगा ये, है ना। आगे बात समझ, अच्छा ये टू एक मिनट रुको, पी टी क्यू नहीं है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आगे बात समझ में, यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। तो आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं, देखो एंगल सम प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने, ये रिजल्ट निकालना था निकाल लिया। तो ये 27 का ए था, 27 के बी पार्ट पर आए थे, देखो ये भी आसान है। यहाँ पर आपको ये चीज निकालनी है कि भाई क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B is equals to 90 degree. If AD is equals to 17, AB is equals to 20 and DS is equals to 3 centimeter, then find the radius of the circle. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप बाहर कोई पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाते हो तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होती है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज कर देना है ना। तो यहाँ आप कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन ऐसे लिखना है, देखो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डी इज इक्वल टू 17 है, तो जो जो भी गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है भाई, गिवन है ए डी इज इक्वल टू 17, ठीक है, और क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 20, डी एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है रेडियस क्या होगी, तो अब देखो सीधी सी बात ये, जस्ट बिकॉज डी एस एक टेंजेंट है तो क्या ये डी आर के इक्वल होगा क्या, क्या ये दोनों 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बनी हुई है, मतलब दो टेंजेंट बनी हुई है, दोनों की लेंथ इक्वल है ना। तो यहां से मुझे बात बताओ, ए आर का लेंथ क्या हो सकता है, ए आर इज इक्वल टू ए डी माइनस डी आर हो सकता है क्या। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये ए आर चाहिए, तो ये पूरे इस ए डी में से इस डी आर को माइनस कर सकते हैं। तो ए डी का लेंथ 17 है, डी आर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज 14। अच्छा अगर ये 14 है तो ए क्यू भी 14 हो जाएगा क्या, सेम कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी हुई है, यानी आप क्या कह सकते हो, ए आर इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो, क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये यहां से अगर मैं क्यू बी निकालना चाहूँ, क्यू बी क्यों निकालेंगे ध्यान से समझना, क्यू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, ए बी माइनस ए क्यू, और आपको पता है ए बी दे रखा है 20, ये दे रखा है 14, तो ये हो जाएगा 6, यानी क्यू बी का लेंथ हो गया 6। अब ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पर, है ना, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सिमिलरली OP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो क्या ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, दैट जो यहाँ क्वाड्रिलेटरल OPBQ दे रखा है दैट इज बेसिकली ए स्क्वायर। अगर क्योंकि सारा एंगल 90 हो गया ना, तो अगर ये स्क्वायर हो गया तो यहाँ से OP इजिकल्स टू PB इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, BQ इजिकल्स टू QO, ये सब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बात समझ में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। पहले ही बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है ना। आपको और सबसे अच्छी बात ये, सारे कंटेंट के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। लेट्स सपोज हमने दो नंबर ले लिए, है ना, लेट्स सपोज
हम क्या सपोज कर लेते हैं, ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। तो ग्रेटर जो है एक्स ले लेते हैं, स्मॉलर वाई ले लेते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, यानी कि x माइनस वाई के डिफरेंस का जो हाफ है वो 2 के इक्वल है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो सेकंड सिचुएशन में क्या है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां लिख देता हूं मैं, देखो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा क्या। अगर 3y इक्वल टू 9 हो गया तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, यानी जो स्मॉलर नंबर है वो तो 3 आ रहा है। और आपके पास ये क्या है, इसको आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दो। तो यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 है। तो यहाँ प्लेस कर दो। तो जैसे ही आप प्लेस करोगे तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो दो नंबर आ रहे हैं भाई, एक तो आ रहा है 7, तो जो दो नंबर है वो कितने हैं, 7 और 3। ये आपके आंसर आ जाएंगे। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट है जो कि इससे रिलेटेड है, या फिर कुछ भी और डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, नेक्स्ट आपके पास ये है, क्या दे रखा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर डोम। तो जो दे रखा है वो हम बना लेते हैं। आपने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा भाई, पूरी लेवलिंग वगैरह सब कर दीजिएगा। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज वन ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी वो ऐसा कह रहा है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए तो जो रेडियस है ना, वो इसकी हाइट की आधी है। यानी कि अगर इसकी हाइट h है तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, h/2। देखो, इसका रेडियस अगर h/2 है तो इसका रेडियस भी h/2 होगा। ठीक है, अभी कह रहा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स इतने मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है ना, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप यहां से देखो, वॉल्यूम ऑफ रूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आर और एच में रिलेशन दे रखा है। अच्छा, अब ये जो दे रखा है ना, ये किसके इक्वल है, ये है 1408/21। भाई ये तो देखा है, अगर इसमें वॉल्यूम इतना दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो इसके अंदर दे रखा है ना, तो आप यहाँ से क्या लगा सकते हैं, सब प्लेस कर दो, देखो 2/3। अच्छा, पाई 22/7 होता है, उसको आप लिख देंगे। ठीक है, आर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो h/2 का होल क्यूब लिख सकते हो, रिलेशन है आपके पास। इसको आप 22/7 लिख दें। आर को आप अगेन क्या लिख सकते हैं, h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, और दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल्स टू 1408/21। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 22/7 इंटू, और क्या कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखो h³ कॉमन आ जाएगा। आने में तो और भी आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। और यहाँ कितना आ सकता है, देखो ये क्या 1/8 बन सकता है क्या, है ना, प्लस ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/4, क्योंकि आपने h³ तो बाहर निकाल ही लिया ना। ये बनेगा 1408/21। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ 22/7 इंटू एच क्यूब आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1/12 प्लस 1/4 बनेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1408/21। तो देखो इजीली सॉल्व हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा टफ नहीं बन रही है। इसको आप क्या लिख सकते हो, एच क्यूब इंटू 22/7। अच्छा ये कितना बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है मेरी, बताइए भाई, है ना। और ये कितना आ जाएगा देखो, 1408/21। अच्छा आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 बनेगा, 4 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा, एच क्यूब इंटू 22/7 इंटू 1/3 बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 1408/21। अब ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहां से कितना आ रहा है, एच क्यूब इज इक्वल्स टू 1408/22। अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम, देखो 4 टू दैट, तो यानी कि 64 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो एच क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो वी कैन से दैट एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो जो इसकी हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो देखो आसान ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आपको इजीली सॉल्व करने हैं और बस आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये। एन इम्पोर्टेंट कोन इज ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो ये जो कोन दे रखा है, डायग्राम देखो आपको अगर क्वेश्चन में देना तो बनाना, वो भी पेंसिल से। ऐसा नहीं है कि भाई वहां दे रखा है तो आप डायग्राम ही ना बना, डायग्राम बिल्कुल बनाना, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम बनाना जरूरी है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं इसमें ही कर देता हूँ, आप अलग से बनाना। और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भी था ऑब्लिक कोन, राइट कोन के बारे में, है ना। तो ये सब ध्यान रखिए भाई, राइट कोन आपके सिलेबस में। अब क्या दे रहा है, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। मतलब ये ऐसे कह रहा है, आपने देखो इसके अंदर आइसक्रीम डाली, अब जैसे आप इसके अंदर आइसक्रीम डालेंगे ना तो हो सकता है कि आइसक्रीम यहीं तक ही फिल हुई हो, नीचे का पार्ट खाली रह गया हो। तो वो जो नीचे का पार्ट खाली रह गया ना, वो कितना है, 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/6 पार्ट जो अंदर है, यहाँ जो नीचे वाला है, देखो जो मैंने फिल नहीं किया है ना, ये नीचे वाला, ये खाली है। तो मतलब मैं ऐसा कहता हूँ, अगर 1/6 खाली है तो 5/6 भरा होगा, है ना। वही 1/6 अगर खाली है तो 5/6 पार्ट भरा होगा। वही 5/6 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 में से 1/6 माइनस हुआ तो बचा कितना, 5/6, यानी कि 5/6 पार्ट तो भरा हुआ होगा। और मुझे उसी कॉन्सेप्ट का यूज लेना है, क्योंकि उसने बोला क्या, उसने ये बोला है कि आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। भाई क्योंकि यहां तक भी भरा हुआ ये सब कुछ, ये है ना। तो आपको ये वाला पार्ट और ये ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, है ना। तो यहां से अगर आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। पाई की वैल्यू उसने बोला है आप 3.14 लीजिए, अपनी तरफ से कुछ मत लीजिए। अब यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, देखो 3 दे रखा है, इंटू 3। और एच जो दे रखा है, एच कितना है, एच आपके पास है 12, उसने बोला ना हाइट 12। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा, ये 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 to the 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन है, लेकिन पूरा कोन थोड़ी भरा हुआ है, उसने बोला ना 1/6 पार्ट खाली है। तो जो हम कह देंगे वो क्या है कि फिल्ड पार्ट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, फिल्ड पार्ट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है 1/6 खाली है तो 5/6 भरा होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/6 इंटू 113.04। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, आप जैसे ही इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा भैया, देखो इसको इससे कैंसिल आउट करके सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपके पास, लगभग आ जाएगा ये 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना निकल करके आ जाएगा, कितना बनेगा, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो, ये तो आपका जो ये वाला पोर्शन था ना, यहाँ तक का, जहां तक का ये भरा हुआ है, ये निकल करके आया। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला पार्ट भी तो निकालना है। तो भाई यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी लगाना पड़ेगा। फॉर्मूलाज के भी नंबर होते हैं, स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3, अगेन ये 3.14
और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3 × 3। आप इसको सॉल्व करें भाई, कितना बनेगा, ये लगभग देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9 2 18 8 4 32, तो ये लगभग आ रहा है 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। अब बस टोटल वॉल्यूम पूछा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल्स टू फिल्ड पार्ट ऑफ कोन, ये वाला वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, तो कितना बनेगा देखो, और यूनिट्स का भी ध्यान रखना भाई, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह ये सब यूनिट्स आपको लगानी है। 56.52, तो आप इनको ऐड करेंगे तो देखो ये कितना आ रहा है, तो ये 7 आ रहा है, 0.72, 96 तो 9 और 5 15, तो ये बन रहा है 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि इसमें ये चीज सोचना कि भाई 1/6 खाली है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो 1/6 खाली है तो 5/6 भरा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबको पता है इरेशनल होता है, लेकिन अब आपको प्रूव करना है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, है ना, अब उस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये √5 है, तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है ना। ये रैशनल नंबर है और किस फॉर्म में, a/b में है, जहां पर a और b का जो HCF है दैट इज इक्वल टू 1। ये इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये HCF को शो करता है। जीसीडी एक टर्म तो होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। जैसे ब्रैकेट में a, b लगा करके 1 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका HCF 1 है, ऐसा लिखा जाता है। तो अब अगर इनका HCF 1 निकल करके आ जाता है, क्योंकि ये मैंने माना है ना, अपनी तरफ से माना है, तो अगर HCF 1 आ जाता है तब तो मैं कह दूंगा कि √5 एक जो है रैशनल नंबर होगा। नहीं आता है तो ये रैशनल हो जाएगा। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 × b इज इक्वल टू a। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये कितना बनेगा देखो, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 a को भी डिवाइड करेगा, है ना। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, so it will divide a as well। तो अब अगर ये a को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं भाई, 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सीधा सा, a इज इक्वल टू 5c। भाई किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई होकर के 5 ला रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको इक्वेशन मतलब एक काम करो, इसको सिंपली ऐसे रहना, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। अच्छा मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ भाई अब, है ना। तो आप इसको इसके अंदर पुट करोगे तो देखो 5b का स्क्वायर इसकी जगह रख दो आप, तो ये 5c का स्क्वायर बनेगा। तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5c स्क्वायर। अब देखो अगेन 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, so it will divide b as well। ये b को भी डिवाइड करेगा, यानी आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 5e लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। अब जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो इनका HCF होना चाहिए ना। तो a और b का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। लेकिन हमने तो माना था a और b का HCF 1 आना चाहिए, तभी उसको रैशनल बोलेंगे। तो यहाँ से क्या कह देंगे कि हमने जो स्टेटमेंट सपोज किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट हमने यहाँ पर कर दिया, तो हम क्या कह देंगे, a तो हम क्या कह देंगे, √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, भाई हमने जो सपोज किया था भाई HCF 1 आना चाहिए, तब तो रैशनल रहता, लेकिन हमारी पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से √5 सॉरी a और b का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री पे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना लोग बाग, एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल प्रूव करके सोल्यूशन कर देते हैं। पर मेरे हिसाब से क्या करना होगा ना आपको, आप एक साइड को सॉल्व करते हुए दूसरी साइड के इक्वल बना दो, मतलब वैसा का वैसा वैसा बना दो। अगर वैसा बना सकते हो तब तो आपका जो है आंसर बिल्कुल एकदम सही है, बेस्ट तरीके से बैठा है। वैसे आप एलएचएस आरएचएस को भी अलग अलग सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और स्मार्टनेस यही है कि आप एक साइड को दूसरे साइड के इक्वल कर दो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/sin है माइनस साइन है, दिस इज इक्वल्स टू 1/cos है माइनस कॉस है। लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ठीक है। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये होता है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ऑफ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस है इंटू साइन है ना, और अपॉन में 1। देखो इस कॉस से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा क्यों है, इसके पीछे का रीजन है, अपॉन में 1 क्यों लिखा है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन है इंटू कॉस है अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दूं क्या, 1 साइन स्क्वायर है अपॉन, देखो ऊपर से उसको नीचे लिया था, साइन है अपॉन कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख दें क्या, साइन है इंटू कॉस है। देखो कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/साइन है अपॉन कॉस है प्लस क्या आ जाएगा, कॉस है अपॉन साइन है। तब आपको पता ही है टेन है किसके इक्वल होता है, साइन है अपॉन कॉस है के, और कॉट है किसके इक्वल होता है, 1/cos है साइन है के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन है प्लस कॉस है, सॉरी टेन है प्लस कॉट है के। तो देखो आपने एक साइड को लेते हुए क्या उसको दूसरी साइड के इक्वल कर दिया, कि हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने सेक्शन सी का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 4 में सेक्शन डी का डिस्कशन करेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस पे आपको और भी ज्यादा अच्छी जो ओलंपियाड से रिलेटेड चीजें जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ मिलेंगी, आपके नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।